इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन अफ्रीकन कंट्रीज़, इसके लिए मैं मिर्ज़ा अफजल बेग साहब को दावत देता हूं कि वो इसके ऊपर हमें रहनुमाई फरमाए, गाइडेंस करें। आप लिथोटेक इंजीनियरिंग मुंबई के फाउंडर एंड सीईओ है। इसी के साथ आप नेशनल जनरल सेक्रेटरी है रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। इसी के साथ आप कई टूर्स अलग अलग स्टेट में वगैरह भी करते रहते हैं, नेटवर्क मीट वगैरह। और महाराष्ट्र में भी जो रिफा कायम हुआ है उसके जब फाउंड हुआ था उस जब से इसके साथ में है। तो आप आए और हमें रहनुमाई फरमाए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन अफ्रीकन कंट्रीज। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वब्तगि फ़ीमा आताकल्लाहु दारुल आखिरह वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक वला तबगिल फ़सादा फ़िल अर्द इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे स्टेज बैठे हुए ज़िम्मेदारान, काबिल एहतराम बुज़ुर्ग दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज नांदेड़ के इस शहर में, जबकि इस वक्त वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है और फाइनल दौर में है, उसमें भी आपने छोड़ के वक्त निकाल के यहाँ पर आए हैं, तो काबिल मुबारकबाद आप लोग हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी दे के आप यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, टॉपिक जो हमारे सामने है ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन अफ्रीका, ये तो बहरहाल टॉपिक जो है, एक देखा जाए तो एक्सपोर्ट अपने अंदर एक स्पेसिफिक टॉपिक है, एक्सपोर्ट के अंदर भी डूइंग अफ्रीका एकदम स्पेसिफिक टॉपिक है, और उसके लिए कोर ऑडियंस के सामने बहुत उसी फाइन पॉइंट्स पर डिस्कस होता तो बेहतर होता। लेकिन चूँकि जो तारुफ मैंने सुना, तो शायद बहुत ज़्यादा आप लोग इस टॉपिक या स्पेसिफिक से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि देखिए, आज हम भले वो चीज़ें नहीं हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, इसके लिए शायद उस पॉइंट से हमको कनेक्ट ना कर पाएँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन के हद तक आपको ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन, एक ज्ञान बोलते हैं ना, जानकारी एक्सप्लोर करने के लिए लोग तो कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करते हैं, बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं होता है, और क्या क्लिक हो जाए पता नहीं। तो आज का जो प्रोग्राम है उसमें आपसे दरख्वास्त है, जो डिस्कशन समझ में आया कि शायद आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, फिर भी आपकी तवज्जो मैं ज़रूर चाहूँगा, और इसमें कौन सी चीज़ क्लिक कर जाए हमको पता नहीं। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो नईम साहब ने हम लोग को दावत दी, लोग कुछ इंक्वायरीज आ रही है, अफ्रीका में बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो जो लोग कनेक्टेड हैं उनको, अनीस भाई का भी अल्हम्दुलिल्लाह अफ्रीका की कई कंट्रीज़ में बिज़नेस कर रहे हैं, उनको भी उन्होंने कहा। मेरा भी आज अल्हम्दुलिल्लाह अफ्रीका में मशीन बनाता हूँ, जैसे बताया था, मैं मशीन मैन्युफैक्चरिंग है मेरी, और मैं ज़्यादातर जो पिसाई की मशीनें होती हैं, और पिसाई के अंदर भी जो मसाले, वो तो बहुत बड़ा ब्रॉड है, कुछ भी ग्राइंड करना है, फार्मा, हर्बल, मिनरल्स, एनीथिंग, वो सब मशीन बनाता हूँ मैं। उसमें जो मसाले हैं, स्पाइसेस का मेरी स्पेशलिटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट है, और अफ्रीका में मैंने जो दिया है, मैंने सूडान में दिया है, जो पेड़ों से गम निकलते, गम अरेबिक के लिए वहाँ बड़ा प्लांट मैंने दिया है। मॉरिशस में मैंने एक मसाले का प्लांट इंस्टॉल किया है। तंजानिया में मैंने इंस्टॉल किया है, और युगांडा भी मैंने इंक्वायरीज थी, इजिप्ट में वहाँ पर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अफ्रीका का वो मेरा इंटरेक्शन है, और अनीस भाई का भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा वो है। तो अगर आप कुछ सवालात हैं तो फर्स्ट हैंड आपको इन्फॉर्मेशन, जो बोलते हैं ना, शायद कोई आपकी ऐसी क्यूरी नहीं होगी अफ्रीका के ताल्लुक से जहाँ पर हमारा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहरहाल, अब आते हैं हम असल मुद्दे पर। देखिए, जो बात नईम साहब ने बताई कि रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये कायम किया गया था, बल्कि जमात इस्लामी ने तजर्बे के तौर पर महाराष्ट्र में शुरू किया था, और उसके बाद था कि भाई ठीक है कि हमारा मुल्क की इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक अहम रोल होना चाहिए। आज आमतौर पर हमको देखा जाता है कि मुसलमान जो एक लाइबिलिटी हैं, एक बोझ बने हैं, कि मुसलमान इस मुल्क में रहें न रहें, मुल्क को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ है। जहाँ भी मुसलमान रहे हैं, मुसलमान ही देश को या उस मुल्क या बस्ती को रन करते थे। हर मुल्क के अहम फैसले में, अहम डिसीजन में मुसलमानों को कभी इग्नोर नहीं किया गया था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुसलमानों को जो है ना, वो CNRC की मुहिम चलती है कि भैया इनको डालो डिटेंशन कैंप में, इनको हटाओ यहाँ से। मतलब, तो मसला उनका नहीं, मसला हम है कि हम अपने आप को, मुल्क को वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे।
और ये न वैल्यू ऐड करना, ये जो कौन वैल्यू ऐड करे? देखिए हम जानते हैं एक बस्ती में या समाज में ना दो कैटेगरीज होती है। एक कैटेगरी जो है वो जॉब कर रहे हैं, किसी भी तरह से अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इनकलाब नहीं ला सकता है, उसकी एक लिमिटेशन है। वो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सर्विस के बदले में कुछ मिल रहा है, अपनी पर्सनल लेवल पर अपने अखलाकी बुनियादों पर कुछ ना कुछ समाज पर असर डाल सकता है वो। लेकिन बिजनेसमैन जो है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को फैलाने कोई लिमिट नहीं, कोई रोक नहीं रहा है, बल्कि इस मामले में तो हुकूमत भी आपको नहीं रोक रही, बल्कि हुकूमत एनकरेज कर रही है आपको। हमको पता ही नहीं आज जो है किसी भी हुकूमत के आगे जो है ना सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, किसी भी नेता के आगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के आगे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अपना परफॉर्मेंस शो करने के लिए, विकास शो करने के लिए है। वो बेरोजगारी की बात करता है, हम बेरोजगारी दूर करेंगे, हम मुल्क की जीडीपी बढ़ाएंगे, हम एक्सपोर्ट, आपके अंदर खुशहाली लेके आएंगे। ये खुशहाली नेता लोग थोड़ी लाएंगे, ये बिजनेसमैन उसको जब ग्रोथ करेंगे, मुल्क का जीडीपी बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट के फॉरेन एक्सचेंज लाएंगे, तो जो बिजनेस कम्युनिटी जो है ना ये किसी तरह एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप एक्सपांड करें, तो ये नेता लोग का जो मुल्क का जो मसला है, बेरोजगारी का मसला, आप हल करेंगे, नेता नहीं करेगा। अगर मैं एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज लेके आता हूँ, ठीक है ना, वो कन्वर्ट करके आईएनआर में मुझे मिल जाता है, लेकिन मुल्क को जो डॉलर्स चाहिए होते हैं फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि हर कंट्री का जो है ना, जो कहते हैं ना करंट अकाउंट डेफिसिट होता है कि एक मुल्क जो है कितना एक्सपोर्ट कर रहा है और कितना इंपोर्ट कर रहा है। मतलब ये समझ लीजिए कि आपके घर में आपने कुछ प्रोड्यूस किया, आपने बेचा, जो पैसा मिला आपको, उस पैसे से आप ज़रूरियात की चीज़ें पूरी करते हैं, एक घर का मामला है। उसी तरह एक मुल्क होता है, एक मुल्क को बहुत सारी चीज़ें खरीदनी होती है, दूसरी ज़रूरियात की, पेट्रोल खरीदना पड़ता है गल्फ से, सऊदी से, और बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है अपने इकोनॉमी को रन करने के लिए। पैसा आएगा कहाँ से? तो पैसा ये होगा कि आप जो है बना के जो एक्सपोर्ट करेंगे, जो बाहर से डॉलर लाएंगे, उससे चीज़ें खरीदाई जाएंगी। तो हर मुल्क का जो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होता है, रिपोर्ट कार्ड होता है, वो सीएडी, करंट अकाउंट डेफिसिट, कि अगर हमारी इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम है तो डेफिसिट होता है। वो डेफिसिट भरने के लिए सारी हुकूमतें जो हैं परेशान होती है, किसी भी तरह वो पुश करें कि भाई आप लोग करो, जाके डॉलर लेके आओ। अभी पिछले 15 दिन पहले ही बांग्लादेश में बापा का एक्सपो था, मैं गया था वहाँ पर। अब वो क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम होती है, आप जाके स्टॉल लीजिए वहाँ पर, हम आपको जो है ना स्टॉल का फ्री करके देंगे, आपको एक तरफ का किराया फ्री देंगे, आपका बहुत सारे एक्सपेंसेस। अभी वो मुश्किल से 40-50 हज़ार के अंदर वो सारा जो 2.5-3 लाख का खर्चा होता है 30-40 दिन निपट जाता है। अभी आज संडे है, अगले संडे बल्कि मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन जो है तंजानिया में एक्सपो है। मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरा बेटा जा रहा है। अब वो पूरा बड़ा बजट है, लेकिन सिर्फ 30,000 के अंदर वो गवर्नमेंट आपको दे रही है, पूरा सब्सिडाइज करके। और ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं। गवर्नमेंट कहती है भैया जाओ, पैसा देते हैं हम, करे जाओ स्टॉल लो, लेकिन हमको पता नहीं, हमको लगता है कि यार अभी तंजानिया में मैं अभी जा रहा है, मेरा लड़का जा रहा है, अभी एक्सपो है, गवर्नमेंट फ्री कर रही, आप भी जा सकते थे, सिर्फ 30,000 कुछ भी नहीं है आने जाने का फेयर। अब ठीक है, अकोमोडेशन करके एक भी इंक्वायरी क्लिक होगी तो पैसा तो रिकवर हो जाता है, लेकिन हमको पता नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी चीज़ है जहाँ पर गवर्नमेंट भी चाहे आपकी आइडियोलॉजी से कितना ही इख्तलाफ करे, इस मामले में वो मजबूर है आपको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो मामला क्या है ना, ये जो चीज़ें हम इस मुल्क में रहते हैं, हमको एक इज्जत से, स्टेटस से और इस मुल्क को कंट्रीब्यूट करने के लिए, हम जो खैर उम्मत जो कहते हैं ना, हमें खैर है, जहाँ हम रहते हैं मुसलमान हमेशा से खैर रहे हैं। ठीक है ना, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि यार हमको जो खैर नहीं, हम इतने खुदगर्ज हो गए, स्पेशली जो बिजनेस कम्युनिटी जो लोग सेट हो गए हैं। ठीक है ना, कि बिजनेस में एक तो तबका वो है जो शुरू किया है, वो स्ट्रगल कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है, वो परेशान है, एक हाथ पैर मार के एक लेवल तक आ जाता है। लेकिन जिस दिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है, हमारी इकोनॉमी जो हिंदुस्तान भर में हम रो रहे हैं, हम माशी तौर पर हमको पीछे ढकेला जा रहा है, हम लोग बहुत गुर्बत की तरफ जा रहे हैं, सच्चर कमेटी बोल रही है अब तो दलित से भी नीचे है, इकोनॉमिकली हम इतने बेवजन हो गए। तो इसको रूट कॉज क्या है? ऐसा लग रहा था कि कोई तो भी एक बातिल कुव्वतें हैं जो हमको वी आर पुश टू द वॉल, हम किनारे ढकेले जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरा तज्जिया है और मैंने जो ऑब्जर्व किया है 7-8 साल के अंदर जो टूर कर रहा हूँ ना, जो ये बिजनेस जो सेट हो जाते हैं ना, जो लोग जिनको लगता है मेरी ज़रूरियात की तकमील हो चुकी है, अब मजीद उसको आगे बढ़ाना, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए उनके अंदर बेचैनी, तड़प नहीं है, वो असल रूट कॉज है। असल मसला क्या है, हमको दीन का भी डोज दिया गया है कि दीनदारी जो है, मतलब ये ज़रूरियात पूरी, किनात का इतना हमको दर्ज दिया जाता है ना कि भाई ज़रूरियात पूरी होने के बाद
अब दुनिया के पीछे भागना, कमाई करना, वो दुनियादारी हो जाती है। और आखिरत में अल्लाह ताला को मैं क्या जवाब दूंगा कि मैंने तुम्हारी पूरी ज़रूरियात पूरी कर दी, फिर भी तुम दुनिया के पीछे भाग रहे थे। ये नेगेटिव सोच जो है ना, उसने पूरा बेड़ा गर्क किया हुआ है हमारा। मामला क्या, देखिए, हम जो कहते हैं ना कुरान हमारे पास सारे मसाइल का हल है ना। आज जो इकोनॉमी है, मतलब हमारे मुल्क जो है सोने की चिड़िया था, हमको पता है। पूरे जब प्री ब्रिटिश एरा जो था, मुग़ल के दौर में, आप गूगल कर लीजिए कि द जीडीपी इन द मुग़ल एरा, तो उसमें जो मैक्सिमम 33 और मोस्ट कंजर्वेटिव फिगर है 23% जीडीपी था, जबकि पूरे यूरोप का मिला के मतलब वो 23 से कम ही था। मतलब पूरा यूरोप एक तरफ, हिंदुस्तान एक तरफ। इतने सारे ट्रेड, सारी चीज़ें पूरे हिंदुस्तान भर में, वो कालीन बनते थे, जरी है मुरादाबाद में पीतल का, इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता, कपड़े यहाँ बनते थे, वो भदोही के वो चीज़ बनते, अलीगढ़ का ताला कर लीजिए, इतने सारे ट्रेड्स पर हमारा इतना प्रोडक्शन था, ठीक है ना। अंग्रेज़ आए यहाँ पर, फिर उन्होंने क्या किया, फिर वो कुचल के सारी इंडस्ट्री ख़त्म कर दिया, यहाँ के कपड़ों के मिल बंद कर दिए, ताकि अपना माल खपाना था। और जब वो यहाँ से गए हैं तो पता है वो जीडीपी 4 से नीचे करके छोड़ के चले गए। तो मामला क्या है कि इस मुल्क को डेवलप जो हमने ही किया था और आगे भी हम ही कर सकते हैं। ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि यार ये जो इकोनॉमी है ना, कोई दूसरी पार्टी आएगी और वो, देखो लोग बदले, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन जब तक हम नहीं उठेंगे ना, वो कुंजी हमारे पास है। आपको हमसे पूछ बैठे गलती से, आप कहते हो सारे मसले का हल आपके पास कुरान आपके पास है, इस मसले का हल क्या है? देखिए मामला क्या है ना कि ये एक जो मैंने आपके सामने आयत अभी तिलावत की है ना, सूरह कसस की आयत है। सूरह कसस वर्स नंबर 77 है। तो थोड़ा सा अगर इस पर हम लोग ये मखसूस तौर पर जो अहले सरवत, पैसे वाले लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी कह सकते हैं हम लोग, उनसे मुखातिब है, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट में आया है। वर्स नंबर 76 में, पिछली एक आयत में कारून का जिक्र आता है कि कारून जो है, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उसको इतने दिए थे, पैसे, इतना खजाना दिया था कि उसकी चाबियां उठाने के लिए ना, ताकतवर लोगों की बड़ी जमात जो बड़ी मुश्किल से उसकी चाबियों, खजाने की चाबियां उठा पाती थी। ये पिछली आयत के अंदर उस कॉन्टेक्स्ट में पैसे वाले के लिए बात आ रही है। अब आयत नंबर 77 जो शुरू होती है, अब वो पैसे वाले कॉन्टेक्स्ट में उसने, कारून ने ये सारी चीजें की थी, मतलब वो नेगेटिव था। अब तुमको क्या करना है, तुम्हारे पास भी पैसा है, जो उनके पास पैसा, उनसे अल्लाह ताला मुखातिब हो रहा है। 4 पॉइंट्स बहुत क्लियर हैं, और 4 पॉइंट्स को हम अगर फॉलो कर लें, और सिर्फ हम ही नहीं, पूरे अगर जो नॉन मुस्लिम हमारे अहले, उनको भी हम दावत दे दें कि इस देश का मसले का हल करना है ना, सारे इकोनॉमिक, तो इनको फॉलो कर लो। एकदम सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और उसको हमको फॉलो करना है। पहली चीज, पॉइंट नंबर 1, अल्लाह ताला फरमाता है वब्तगी फीमा अताकल्लाहु दारुल आखिरह, कि हमने जो तुम्हें अता किया है उसमें आखिरत का घर बनाने की फिक्र करो। मतलब जो आप, तुम्हारे पास पैसा है, उसको डोनेट करके, सदका करके, खर्च करके आखिरत में अपना घर बनाओ। तो सबसे पहला पॉइंट है, ठीक। ये तो हम में से हर कोई कम ज़्यादा कर ही लेता है, इसका मसला नहीं। मसला अगले का है, नेक्स्ट स्टेप, वो थोड़ा एक स्टेप आगे है। अल्लाह ताला फरमाता है वला तंसा, मत भूल जाओ, डोंट फॉरगेट, नसीब का, योर शेयर, योर पोर्शन, तुम्हारा नसीब का मतलब तुम्हारा हिस्सा, क्या कहते हैं, योर है ना, नसीब का मिनत दुनिया, ये दुनिया में तुम्हारा जो हिस्सा है ना, ये भूल मत जाओ। और मामला ये है कि अल्लाह ताला का मत भूलो, और हम भूल बैठे हैं। हमारा हिस्सा क्या है, मतलब अल्लाह ताला ने जो हमको ज़हानत दी है, जो एक्सपर्टीज़ दी है, अपने जो रिसोर्सेज पर अख्तियार, वही हमारा हिस्सा है ना। यहाँ ज़राए वसाइल पर हमारा अख्तियार होना, वो कैसे होगा? हम बिजनेस जब स्केल करेंगे, हम जो माल प्रोक्योर करते हैं वहाँ पर हम अख्तियार, जिसको माल बेचते हैं वहाँ पर हम अख्तियार, जो अगर बिजनेस कम्युनिटी, जो पॉलिटिकल जो हुकूमत है, उनके से अपने पॉलिसीज़ बनवाना, सारी रिसोर्सेज पर ये हमारे पास कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, और वो तुम्हारा हिस्सा है। हम उसको भूल बैठे। ये सबसे बड़ा चैलेंज। जब बिजनेस स्केल की बात करते हैं ना, जो लोग कहते हैं मुतमईन होते हैं, तो तुम स्केल कर सकते, तुम्हारा हिस्सा रखा है, लेकिन हम, अल्लाह ताला ने स्पेसिफिक लिखा है। देखिए मामला क्या होता है ना, हम कुछ हिदायत अपने कभी स्टाफ से देते हैं, अपने मातहत लोगों को देते हैं, भाई देखो ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, लेकिन कोई काम बहुत क्रिटिकल होता है ना, हम स्पेसिफिकली कहते हैं भैया देखो ये भूल मत जाना। जो काम ऐसा लगता है कि भाई अगर ये भूलने से कुछ उसके बुरे, मतलब ज़्यादा नुकसानात हो जाएंगे, उसको हम स्टाफ से स्पेसिफिक कहते हैं, भाई देखो ये करो, ये करो, देखो, लेकिन ये बिल्कुल भूलना मत। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला कह रहा है हमसे, बिजनेस कम्युनिटी से, फला तंसा, डोंट फॉरगेट, मत भूल जाओ नसीब का मिन दुनिया, दुनिया में अपना हिस्सा, और हम वही भूल बैठे हैं और उसको आज भुगत रहे हैं हम। उसके बाद थर्ड पॉइंट एक लेवल और ऊपर है, अल्लाह ताला फरमा रहा है वह अहसिन कमा अहसन अल्लाह इलैक, एहसान करो जिस तरह से अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया है। अक्सर लोग समझ बैठते हैं अल्लाह ताला हम पर एहसान किया है, पैसा दिया है तो हम लोगों पर एहसान कर उनको पैसा दे दें, तो ये तो पहले पॉइंट में आ चुका है। अब यहां पर यह है कि आप ये, अब जब दुनिया का हिस्सा समझ में आ गया, नहीं मुझे बिजनेस स्केल करना है, रिसोर्स पर अब अख्तियारत करना है, यहाँ के अगर हम नहीं करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? आज जो इंसानियत भुगत रही है, हिंदुस्तान भुगत रहा है, क्या भुगत रहा है? हम चिल्ला रहे हैं अडानी अंबानी सारे रिसोर्सेज पर कॉर्पोरेट्स अख्तियार सिकुड़ते जा रही है, दौलत एक तरफ, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, सारे रिसोर्सेज पर कुछ गिनती के लोगों का पूरा अख्तियार हो रहा है। वो तो मुजरिम है, क्या हम मुजरिम नहीं कि हमने उनको स्पेस दिया हुआ है? हम खाली वो स्टेडियम में जैसे हो रहा है ना, अभी क्रिकेट मैच चल रहा है, वो स्टेडियम में बैठ के हम लोग स्पेक्टेटर बन के कमेंट कर रहे हैं उसको ऐसा खेलना चाहिए, वैसा खेलना चाहिए, गलत कर रहा है, सही कर रहा है। तो मामला वैसे ही है कि हम लोग वो मैदान में जो खेल रहे हैं, हम स्पेक्टेटर बन के बैठे हुए हम कमेंट कर रहे हैं सिर्फ कि भाई उसको ऐसा करना चाहिए, गलत कर रहा है, सही कर रहा है। होता तो ये कि हम भी मैदान में उतर के उनके टक्कर पर खेलते, हमारे अंदर पोटेंशियल है, आज भी है, और कोई रोक भी नहीं रहा है। ये कोई दावती काम हो कि आरएसएस रोक करके, तो पैसा कमाने का काम कोई रोक नहीं रहा है। तो आज जो है ना, हमने जो स्पेस छोड़ा है इन कॉर्पोरेट्स के लिए, जो इंसानियत का, जिनकी बुनियादी अखलाकी बुनियादें बहुत कमजोर हैं, तो जरूरत इस बात की वो बिजनेस में जिनकी अखलाकी बुनियादें मजबूत हैं, वो मैदान में उनके टक्कर पर खेलें और उनको स्पेस खत्म करें उनके। लेकिन हमने उनके लिए मैदान छोड़ दिया और फिर सारे चूस रहे हैं इंसानियत का खून, और हम फिर खाली बैठ के तमाशाई बने बैठे, और ऊपर दावा कि सारा हल हमारे पास है। हल है लेकिन इंप्लीमेंट कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, आप ही करने वाले हो। तो ये जो है कि जो उनके लिए हमने स्पेस छोड़ा हुआ है और वो सारा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और जो तीसरी पॉइंट मैं बता रहा था कि अल्लाह ताला ने एहसान किया आपके ऊपर, आप एक लेवल पर आ चुके हो, अब आपको दूसरों की हैंड होल्डिंग करके आपको उनको ऊपर लेके आना है। आज का मैनेजमेंट क्या सिखाता है? वो सिखाता है कि कंपटीशन को पूरा क्रश कर दो, यू हैव टू एलिमिनेट द कंपटीशन, है ना। लेकिन इस्लाम से कहता है कंपटीशन एलिमिनेट करने की बात नहीं करता, बल्कि उनकी हैंड होल्डिंग करके ऊपर लाने कहता है, और आपको और आगे जाने की बात करता है। देखिए इकोनॉमी जो है ना, ये जो आप हैंड होल्डिंग करके ऊपर लाएंगे, तो वो जो बंदा जो है ना, उनके पास भी थोड़े पैसे आएंगे, वो उस पैसे, आवाम के पास पैसे जाएंगे, तब जाके अखराजात करेगा, तब जाके पूरा मुल्क ऊपर आएगा। ये इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी है। मैनेजमेंट मार्केट शेयर की बात करता है कि भाई आपका कितना मार्केट शेयर है। इस्लाम जो है मार्केट साइज की बात करता है, ये पूरा ओवरऑल मार्केट साइज किस तरह पर उसकी फिक्र करो। भले तुम्हारा परसेंट उतना रहे कम हो जाए, लेकिन ऑन द होल मार्केट साइज बढ़ाओ, सबका परचेजिंग पावर बढ़ाओ, पर कैपिटा इनकम बढ़ाओ, ठीक है ना। लेकिन यहां जो बात कर, जब तुम शेयर के पीछे पड़ोगे, पूरा कंपटीशन क्रश कर दो कि उस बेचारे पैसा नहीं, उसके नीचे पैसा नहीं रहेगा, आप अमीर बन जाओगे, लेकिन मुल्क की इकोनॉमी किधर जा रही है? आपको प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? कुछ लोग के पास होंगे, और ये आज हो रहा है। और इसके मुजरिम जहां दूसरे हैं वहां हम भी हैं। उस मैदान में प्ले नहीं करे, इस कुरान की आयत पर अमल नहीं करके। और आखिरी चीज बहरहाल वो बहुत सबसे टफ है कि वला तबगिल फसादा फिल अर्द, और ज़मीन में फसाद मत पैदा करो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं करता। कि इंसान के अंदर जो फितना है ना, शैतान उसके पीछे लगा हुआ है ना। लेकिन उस फितने के साथ अगर पैसा आ जाता है तो समाज में इतनी बुराइयां आ जाती है, वो लंबी फहरिस्त है। तो उस चीज़ से अपने आप को बचाए रखना। बहरहाल तो चार चीज़ें, असल में मैं इसलिए पॉइंट कह रहा था कि आगे जब बिजनेस की बात करना, ग्रोथ की बात करना, एक्सपोर्ट की बात करना, ये सब बेमाना है कि अंदर जज्बा हमारे अंदर है ही नहीं। तो अगर ये जज्बा ही नहीं है तो कितना भी बड़ा लेक्चर हो, जो कितना भी बड़ा ट्रे में सजा के आप सामने बिजनेस दे दिया जाए, आप उस पर नहीं कर पाओगे। कस्टमर्स लीड्स ला के दे, सब कर दे, लेकिन आप नहीं करो, अंदर से जज्बा ही नहीं है। तो जज्बा अगर है तो गाइड किया जा सकता है, लेकिन जज्बा पैदा करना बहुत मुश्किल है। और मुसलमानों खासतौर जब तक हम दीन से नहीं जोड़े, उस दीन ऐसा न समझे ना, तो ये हमारा एक फ़र्ज़ खाली एक वो नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, करना है नहीं करना है। एक टाइम था, लेकिन आज तो जिस मईशत या इंसानियत जो बिलिक रही है, आपके महाराष्ट्र में यार कितने हज़ारों किसान हर साल खुदकुशी कर रहे हैं, इकनॉमी बैठी हुई, पैसे के लिए भूखे मर रहे हैं, और कुछ लोग चूसे जा रहे हैं, और हम जो बैठे खामोश तमाशा ही बैठे हैं, स्पेक्टेटर में से खाली कमेंट्री दिए जा रहे हैं। आपको मैदान में उतर के बिजनेस कम्युनिटी को खेलना पड़ेगा।
इन 4 सूरह कसस आयत नंबर 77 पढ़िए, तो इन 4 पॉइंट्स पर आप सबको अमल करना पड़ेगा। और यकीन जानिए इस चीज़ को हम समझ लिए और इंसानियत समझा पाए ना, सारे मुल्क का इकोनॉमी मसला बड़ी हद तक ये दूर हो सकता है। अब आते हैं हम लोग इस पार्ट पर कि जो डूइंग बिजनेस विद अफ्रीका, स्पेशली एक्सपोर्ट्स का मैं बताऊं। जैसे इन्होंने बताया कि हमारा अगर उम्मीद है कि आपके अंदर शौक पैदा हो रहा है, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की ख्वाहिश आपके अंदर पैदा हो रही है, तो इस ख्वाहिश पैदा होने के बाद लोगों को रहनुमाई चाहिए होती है, कैसे करें बताओ, गाइडेंस चाहिए, हम लोग हैंड होल्डिंग चाहिए। तो रिफा चेंबर ऑफ कॉमर्स अल्हम्दुलिल्लाह इसी मकसद के लिए मतलब क्रिएट किया गया है कि जिनके अंदर जज्बा है उनको रहनुमाई की जाए। ठीक, एक बिजनेसमैन को जो बहुत सारी ज़रूरत रहती है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, उसमें अक्सर मैं प्रोग्रामों में पूछता हूँ आपके बिज़नेस को अगर मैं कहूँ कि डबल करना है तो क्या चैलेंजेस हैं, तो जो 7-8 पॉइंट्स आते हैं। अक्सर कस्टमर कहते हैं कि यार मुझे जो है ना धंधा सेल्स लीड्स चाहिए, ये अगर मिल जाए तो मतलब बिजनेस हो जाए। कोई अक्सर लोग कहते हैं कि यार मुझे फाइनेंस मिल जाए मसला हल हो जाए। कई लोग का ये कहना होता है यार ये स्टाफ जो है ना टिकते नहीं है, स्टाफ ढंग से मैनेज होते ही नहीं, आके सीखते हैं भागते हैं, सीखते हैं भागते हैं, तो ये सब चीज़ें बड़ा मसला है, ये हल हो जाए। ऐसे कई चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल देखिए रिफा चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है ना, जिसमें नंबर 1-2 है कि एक धंधे वाले को कस्टमर चाहिए होते हैं, लीड्स। तो इसके लिए हमने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है बिजनेस नेटवर्किंग। ठीक, बिजनेस नेटवर्किंग का काम क्या होता है कि हमारे हिंदुस्तान भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं, जैसे हमारा बेंगलोर में होता है, मैसूर में है, कर्नाटक में है, बॉम्बे में, थाना में हो रहा है, और मुख्तलिफ अलग अलग सिटीज़ में ऐसे ही लोग जमा होते हैं। और हर आदमी अपना, जैसे आपने तारुफ दिया, हर आदमी अपना इंट्रो देता है और अपनी आस्क रखता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे इस तरह कस्टमर चाहिए, मुझे स्टाफ चाहिए, मुझे क्या चाहिए। अब जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो हर आदमी जो है, अगर मैं बात करूँ तो ऑडियंस में बैठे हुए हर आदमी मेरा सेल्समैन बन जाता है और मैं सबके लिए लीड्स देने वाला बन जाता हूँ। तो रेफरल्स जो है एक्सचेंज करते हैं। सिर्फ मैसूर जैसे डिस्ट्रिक्ट में 1 अप्रैल से अभी तक अराउंड 3 CR का बिजनेस कन्वर्ट हुआ थ्रू रेफरल्स। बेंगलोर सिटी का खाली विद इन सिटी जो है 2 CR का रेफरल से बिजनेस हो रहा है। अब हम लोग अभी बॉम्बे में थाना में हो रहा है 3 दिसंबर को, जो आना चाहे आए, तो उसमें इंटर सिटी हो रहा है, मतलब एक सिटी का नहीं हो रहा है, उस मुख्तलिफ सिटी का। आपको बॉम्बे वाले से आप कुछ रिक्वायरमेंट है, तो अभी ऐसे तो बैक एंड से हम लोग बैठ के आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करें, क्या करें, बहुत मुश्किल हो जाता है। हम सबसे ये कहते हैं कि अगर किसी को किसी सिटी में कुछ चीज़ चाहिए, उस सिटी में आप पहुँच जाइए। एग्जाम्पल, आपको हैदराबाद में कुछ लीड चाहिए, कुछ बिजनेस करना है, आप मालूम कर लीजिए हैदराबाद नेटवर्क मीट कब है, आप उस इवेंट में जाइए, वो सारे लोगों के सामने जो 40-50 लोग हैं, बताइए मैं नांदेड़ से हूँ और मैं जो है ये बिज़नेस करता हूँ, मुझे इस तरह के लोगों से कनेक्शन चाहिए। अब वहाँ के लोग आपके लिए रेफरल्स प्रोवाइड कर देंगे। आपको लगता है कि बेंगलोर में कोई है, आप बिजनेस कर, आप चले जाइए। बेंगलोर नेटवर्क मीट कब हो रही है? अब बॉम्बे में कुछ लीड्स कनेक्शन चाह रहे हैं, तो 3 दिसंबर को बॉम्बे में आइए, मुंब्रा में डायमंड हॉल में प्रोग्राम हो रहा है। तो इस तरह से तो हम लोग विद इन द सिटीज, अरे सिटी में तो हो रही है, अब इंटर सिटी हो रहा है, और आगे चलिए इंशाल्लाह इंटर स्टेट हमारा भी ये हो जाएगा, ताकि रेफरल्स का एक बड़ा जाल हम फैला देंगे। और दूसरा ये है कि अब हम जो है ना, इसको एक ऐप हमने लॉन्च किया है, बल्कि अभी सेशन अगर वो हम लोग बीच में कर लेंगे चाहिए तो प्ले स्टोर में जाके रिफा कनेक्ट आप कर लेंगे ना, तो आपको एक ऐप आएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद जो मेंबर्स हैं, तो मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव है, तो लॉग इन करके आपको जो रेफरल्स जिसको देना है, अगर मुझे किसी को रेफरल देना है तो मैं उसमें देखूंगा, उससे कहूँगा आप इनसे कॉन्टैक्ट करिए, इनको इसकी ज़रूरत है। इस तरह से रेफरल्स हमारे पास कैप्चर हो जाएंगे, तो ये हमारे, ताकि हमारे पास बैक ऑफिस से हम सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकें। तो एक तो ये हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस नेटवर्किंग का एक डिपार्टमेंट है, उसके एक इंचार्ज हैं हमारे हैदराबाद यूसुफ अली साहब हैं, जो तेलंगाना के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं और इस डिपार्टमेंट इंचार्ज भी हैं। अब आते हैं एक्सपोर्ट का, एक अलग 7 डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट हमारा, जिस पर मैं बातें ज़्यादा करूँगा, हमारा एक इंटरनेशनल डिवीज़न है। तो इंटरनेशनल डिवीज़न क्या करता है कि वो एक्सपोर्ट्स के ताल्लुक से आप जो मखसूस, असल में क्या पूरे हिंदुस्तान भर में जो लोकल एक महदूद दायरे में बिजनेस कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं इसके बाहर दुनिया बहुत बड़ी है, एक्सप्लोर करने का उनके अंदर कैपेसिटी नहीं, समझते बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है ना। अपना एग्जाम्पल तो जब मुझे 94 बिजनेस शुरू किया, 90 शायद 5-6 साल के बाद एक ऑर्डर मेरे पास आया था नाइजीरिया का, आज से 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब नाइजीरिया का ऑर्डर तो बहुत छोटा था, एक 50,000 का ऑर्डर था,
लेकिन उस वक्त यकीन जानिए मेरे लिए इतना पहाड़ था कि एक्सपोर्ट क्या होता है। इंक्वायरी थी, फ़ोन पे आ गया, एलसी खुल गई। अब एलसी क्या होती है, उसको कैसे वो पेमेंट कैसे जाएगा, मशीन कैसे जाएगी, वो डॉलर कैसे मेरे अकाउंट में घूम गया कि इतना इनसे पूछो उनसे, वो इतना बड़ा मसला लग रहा था। ठीक है ना। आज भी जो इनिशिएट करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन आज उस वक्त मेरे पास रिफा नहीं था जहां मैं जाकर पूछ 50 जगह में पूछ रहा था। आज अगर आप में से किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए एक्सपोर्ट के ताल्लुक से, छोटी से बड़ी, डायरेक्ट डील कर। अनीस भाई का तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर, हमारे टीम में इतने सारे लोग हैं, मैं खुद भी करता हूँ, पूरी हमारी टीम है। एक्सपोर्ट का नाम बताइए, जो अरे क्या प्रॉब्लम है बताइए, आपको हम कनेक्टिविटी दिला पाएंगे। आज पूरा अफ्रीका जो है वो पूरा दुबई से कंट्रोल होता है, सबके ऑफिस दुबई के अंदर हैं। अब दुबई के अंदर फिर हमने इसी साल में फरवरी में जो वहाँ पे गल्फ फूड होता है 22, 23, 24 फरवरी को, उसी गल्फ फूड के पैरेलल में हमने क्या किया था कि जो लोग जाते ही वहाँ पर उनको हमने था कि रिफा का एक पैरेलल में वहाँ पे एक होटल प्रोग्राम अरेंज किया था। करीब 120 लोग आए थे, 60 इंडियंस, 40 जो है लोकल दुबई। अच्छा, उस प्रोग्राम से पहले मैं, अनीस भाई, हमारे 3 और लोग साथी थे। हम लोग जो है 1 महीना पहले, बल्कि 26 जनवरी को दुबई गए थे हम लोग, और 31 जनवरी तक 5 दिन जो है हम लोग मुख्तलिफ कम से कम 25 से 30 लोगों से हमने मुलाकातें की, वहाँ के बायर्स, कि वो लोग परचेस करते हैं, वो कई चैनल्स के थ्रू परचेस करते हैं। दुबई में एक लोकल एजेंट बैठा रहता है, आमतौर पर मुस्लिम नहीं है, वो सिंधी मारवाड़ी हैं, जो भी है। इंडिया बॉम्बे में या दिल्ली में, खास ज़्यादातर बॉम्बे में बैठा हुआ एक एक्सपोर्टर। तो मामला कि सारे लोग लोकल से प्रोक्योरमेंट करते हैं। हम चाह रहे थे किस तरह डायरेक्ट बायर सेलर मीट हो जाए, कुछ कनेक्टिविटी पैदा हो जाए। ठीक, तो उसमें जो हमने लोगों से मुलाकातें की तो समझ में आया कि भैया कई आते हैं इंडिया से, लेकिन वो रेट नहीं मैच कर पाते हैं, क्वांटिटी नहीं मैच कर पाते हैं। अगर ये दोनों कर भी लिए तो वो पेमेंट टर्म्स, क्रेडिट, इतना उनके पास कैपेसिटी नहीं होती है, और वो सब हो भी जाते हैं, इतने अनप्रोफेशनल होते हैं यार, कुछ कम्युनिकेट करो, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो हमको तो भैया लोकल में ही कोई है तो हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो उनसे हमने ये कहा आप प्रोग्राम में आइए, आप अपने चैलेंजेस रखिए, आप खरीदार हैं, खैर अपने कॉन्टेक्स्ट को तुरंत आप उस इवेंट में आके आप अपने मसला रखिए ना, भाई मुझे इंडिया से परचेस करना, ये मेरी चीज़ें हैं। और सामने वाले को कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि मुझे अगर दुबई में सेल करना है तो मेरे अंदर क्या कमियां हैं, काम होमवर्क लेके जाएगा वापस इंडिया में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इवेंट हुआ, और उस इवेंट में दुबई के अंदर हमने बायर सेलर मीट किया। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी कनेक्टिविटी है दुबई के अंदर भी। और कनेक्टिविटी का मामला ये है कि वो उस इवेंट फरवरी से के वक्त तो हमारे जो रिफा की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है 15 लोगों की है, उसमें से एक अनीस भाई भी हैं। उस वक्त सिर्फ आपकी ऑफिस वहाँ पे थी, अलरास में आपकी ऑफिस है, एक दुकान शॉप है वहाँ पर। उसके बाद फिर हमारे जो दूसरे एडवाइजरी कमेटी के हमारे जो सय्युम साहब हैं, उन्होंने अपना बुर्जुमान टावर के उन्होंने अपना ऑफिस खोल लिया, जो गुजरात के स्टेट प्रेसिडेंट है। उसके बाद फिर हमारे कर्नाटक के स्टेट प्रेसिडेंट मुमताज़ साहब जो हैं वो रिफा के, उन्होंने अपना ऑफिस खोल लिया है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एडवाइजरी में 3 लोग जो हैं जिनकी डायरेक्ट दुबई के अंदर ऑफिस है, अनीस भाई हैं, सय्युम साहब हैं और ये हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको फर्स्ट हैंड, अभी सय्युम साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वहाँ दुबई में सीए फर्म खोल लिया उन्होंने। अब कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए दुबई के ताल्लुक से कर सकते हैं। अनीस भाई इंशाल्लाह अपने बातों में रखेंगे, अफ्रीका का बिजनेस कर रहे हैं, कैसे करना है। ठीक है, तो ये हमारा चीज़ें ऑलरेडी मतलब ये सपोर्ट आपको इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ से ये मिल सकता है। चाइना का जैसे जिक्र किया था, कोविड से पहले हम लोग चाइना में गए थे, 2 बार डेलीगेशन गए थे, एक बार मैं खुद गया था और बाकी एक साथ हमारे साथी गए थे। तो यहाँ के लोग जो है कई चैनल के थ्रू प्रोडक्ट्स यहाँ पर आते हैं, डायरेक्ट जो है कैंटीन फेयर में जाके पूरा प्रोडक्ट सब डायरेक्ट डील कर सकते हैं। वो चैनल भी हमने बता दिया था कि कैसे वो माल यहाँ तक छोटे क्वांटिटी में लाने के लिए सारे चैनल्स हमने उन लोगों को प्रोवाइड किया था। फिर जैसे जिक्र किया था कि अभी पिछले साल नवंबर में बांग्लादेश अभी मैं जाके आया हूँ 15 दिन पहले, हर साल में एक बड़ा फेयर होता बापा। तो पिछले साल जो हुआ था नवंबर में, उसमें यहाँ से डेलीगेशन 29 लोग का डेलीगेशन गया था, 7 स्टॉल थे, मेरा स्टॉल था, अनीस था और 5 और एग्जीबिटर थे। और उसके अलावा तो एक बांग्लादेश एक बहुत बड़ा वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का हब है, बल्कि इकोनॉमी अभी थोड़ा सा डाउन चल रही, डॉलर क्राइसिस चल रहा है और इलेक्शन में अभी है, इसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब है। लेकिन बांग्लादेश इंडिया में बहुत आसानी से बिजनेस हो सकता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमको जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लोग हैं, मतलब मैं खुद भी बांग्लादेश में मेरे 13 प्लांट चल रहे हैं, अनीस भाई का भी है और हमारे कई लोग कॉन्टैक्ट्स के हैं, आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 28 लोग का डेलीगेशन वहाँ गया था। अभी हमारा फरवरी में सऊदी में रियाद में एक बड़ा एक्सपो होता है,
जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिग 5 बहुत बड़ा एक्सपो होता है, उसमें हम लोग इंशाल्लाह पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रिफा का डेलीगेशन वहाँ भी जाएगा, कुछ लोग एज एग्जीबिटर भी जाएंगे, कुछ लोग एज विजिटर भी जाएंगे। तो वहाँ पर हमारा इरादा है कम से कम 50 लोग को हम लेके जा सकें, कम से कम 15 से 20 एग्जीबिटर्स और 30 जो है एज ए विजिटर, कि वहाँ मार्केट जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हैं, कि सऊदी बहुत ओपन हो रहा है अभी, ठीक है, अखलाकी मामलात में, दीनी मामलात में बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा एवेन्यू खुलने जा रहा है। और जो लोग जाना चाहते हैं और वहाँ पे एक विजिट करें, आप लोग से भी दरख्वास्त है वहाँ पर आप लोग आएँ एज ए विजिटर, अगर स्टॉल नहीं ले रहे हैं कंस्ट्रक्शन। और देखिए बिजनेस भी ला रही है, कम से कम उम्रा तो हो ही जाएगा, वो एक वहाँ पे क्या कहते हैं एडवांटेज है, बहुत आसान हो गया, वीज़ा वज़ा बहुत आसान हो गया, ठीक है। तो बहरहाल कुछ जनरल बातें थी इसके ताल्लुक से। तो रिफा का और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आपको वक्त नहीं है उसकी तफसील हम जाएँ। बिज़नेस को स्केल करने का वो एक अलग मैटर है, उस पर भी तफसील नहीं है, लेकिन मामला ये है कि सारी चीज़ें आपके स्केल करने में जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, रिफा के पास अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिसोर्स पर्सन अवेलेबल हैं, ठीक है ना। आपको गाइड के तौर पर हैंड होल्डिंग करके चाहिए, डायरेक्ट कनेक्टिविटी चाहिए, कुछ फ्री सर्विसेज हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल्स हैं वो पेड सर्विस लेते हैं, लेकिन आपका कोई मसला ऐसा नहीं है जो हल न हो सके। और आखिर में ये है कि आपको कोई मसला हो, आप कहा नहीं साहब का नंबर तो लोकल आपके पास है ही, लेकिन अगर आपको अपने घर की कन्वीनियंस से चलते फिरते आपको कुछ मसला पूछना है तो साइट पे जाइए, जो हमारी साइट है rifa.org, यहाँ हमारी वेबसाइट है rifa.org। आप जाएंगे ना, उस पर होम पेज पे ही एक ब्लू बटन हाउ कैन आई हेल्प यू, क्लिक करिए, नाम नंबर ईमेल डालिए, अगर आप मेंबर है तो लॉग इन, अदरवाइज आप फ्री में भी यू कैन कंटिन्यूअस गेस्ट करके और अपना मसला रख दीजिए, सबमिट कर दीजिए। आपको 24 घंटे में आपका कॉल आ जाएगा, आपका क्या मसला है, बैक एंड से हमारा स्टाफ या तो फ़ोन पे आपको रहनुमाई कर देगा या हमारे एक्सपर्ट्स का पैनल उसकी तरफ वो रूट कर देगा। तो कोई मसला ऐसा नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन मांगी है और हम इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए हों या कनेक्ट नहीं कर पाए हों। तो बहरहाल ये एक प्लेटफॉर्म है, आप सब दरख्वास्त है इसका इस्तेमाल करिए, अपने बिज़नेस को ग्रो करिए। और रिफा का मकसद यही है कि आप जब ग्रो करेंगे इंसानियत का मतलब अपनी भी आखिरत दुरुस्त कर सकते हैं और इंसानियत का मसला भी आप हल करके अल्लाह ताला के पास जब जाएंगे ना, तो एक मुजरिम बिजनेस कम्युनिटी से मैं कह रहा हूँ, एक मुजरिम बनकर न जाएं कि अल्लाह ताला जब पूछे कि तुम जो है इंसानियत का, मेरी आल का तुम बहुत सारा मसला हल कर सके थे, तुम इतने खुदगर्ज हो गए थे कि अब तुम्हारी ज़रूरियात पूरी होगी, तुमने वो ब्रेक लगा के बैठ गया, तो हम क्या जवाब देंगे। इस फिक्र के साथ हम अपने बिजनेस को फोकस करें। और ये मामला ऐसा है कि इसमें देखिए आपको दूसरे शोबे हैं, दावत है, जिहाद है, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए बहुत भागना पड़ता है। ये इतना बड़ा इम्पैक्ट है और अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आखिरत में अल्लाह ताला भी खुश होगा। और कहीं जाने इतना आसान काम है, अपने बिजनेस पर बैठ के सिर्फ और सिर्फ आपको अपने बिजनेस में थोड़े सीरियस हो जाना है, बस कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप इंसानियत के लिए कितना बड़ा काम करें आप तस्वुर भी नहीं करें कि वो इंसानियत को भलाई करें, अल्लाह ताला कितना खुश होगा। और जो ऐसे ही नहीं अल्लाह के रसूल ने कहा कि ताजिर और मैं ऐसे जन्नत में जाएंगे इतने करीब होके, उसका इम्पैक्ट है, उसका साथ है, वो हमारे पर बड़ी जिम्मेदारी है। और वो न करके हम तो खुदा न खासा अल्लाह के दरबार में मुजरिम बन के न जाएं। हमको अल्लाह ने मौका दिया, हतल इम्कान कोशिश करें, हमारी ज़रूरियात पूरी हो भी गई हैं, अल्लाह ताला ने हमारा मसला हल कर दिया, इंसान के बाकी है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि इसको हम पूरा कर सकें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।